तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। आज की कहानी एक ऐसी सीरियल किलर की है जिसकी सच्चाई जब उस वक्त उस दौर में सामने आई तो सिर्फ वो देश नहीं बल्कि दुनिया का हर देश, जहां जहां तक ये खबर पहुंची, हर कोई सन्न रह गया, सहम उठा, ये सोचकर कि कोई इंसान ऐसा भी कर सकता है, खासतौर पर एक महिला। क्योंकि महिलाओं के बारे में हम सब की राय यही है कि वो बहुत संवेदनशील होती हैं, जज्बात उनमें मर्दों के मुकाबले ज़्यादा होता है, ममता ज़्यादा होती है। और एक महिला जो खुद माँ है, क्या वो ऐसा कर सकती है? और फिर आगे चलकर उस महिला के साथ क्या होता है। 4 अप्रैल 1896, 4 अप्रैल 1896 की तारीख थी। लंदन में बहुत ही मशहूर थेम्स नदी है। इस नदी में उस दौर में बहुत सारे लोग, बहुत सारे मछुआरे मछली पकड़ने जाया करते थे। ऐसी ही एक मछुआरा 4 अप्रैल 1896 को थेम्स नदी में मछली पकड़ रहा था। जाल उसने बिछा रखा था। अचानक उसे एहसास हुआ कि जाल में कोई चीज़ आकर फंसी है। उसे लगा कि मछली ही होगी और क्या होगा। लेकिन जब उसने जाल बाहर निकाला तो वो हैरान था। उस जाल के अंदर एक पैकेट फंसा हुआ था और वो पूरा पैकेट एक टेप से बंधा हुआ था। उसने बड़ी जिज्ञासावश उससे पैकेट को बाहर निकाला। किनारे जाकर उसने टेप हटाया, पैकेट को खोला। जैसे ही पैकेट खोला उसकी चीखें निकल गई। मुश्किल से 1 साल भर की किसी बच्ची की लाश थी उस पैकेट के अंदर, और लाश भी बड़ी अजीब तरीके से थी। उस लाश को पहले तो टेप के साथ पैक किया गया। उसके गले पर टेप इस तरीके से बंधा हुआ था कि, और जितनी टाइट कि वो आराम से 1 साल की भी बच्ची नहीं होगी कि वो कुछ समझ पाए और फिर वो उस टेप को हटाए, उससे आज़ाद हो और सांसें ले सके। तो उसके गले में टेप, नाक के ऊपर टेप, मतलब सांस लेने का कोई जरिया छोड़ा ही नहीं। अब जब वो देखा, दंग रह गया। उसने फौरन पुलिस को खबर दी क्योंकि मामला, जिस तरीके से पैकेट मिला था, वो हादसा नहीं था कि कोई बच्ची यूं नदी में डूब कर मर गई, बल्कि जिस तरीके से उस पैकेट को बनाया गया, उसे पैक किया गया और उसके अंदर एक लाश रखी गई, वो साफ साफ इशारा कर रही थी कि मामला कत्ल का है। मछुआरा ने पुलिस को इतला दी। पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने उस लाश को अपने कब्जे में लिया, उस पैकेट को अपने कब्जे में लिया। अब पुलिस तलाश कर रही है कि इस लाश के साथ कोई सुराग मिले। ऊपरी नज़र में कोई ऐसा सुराग या कोई ऐसी चीज़ दिखाई नहीं दी। थोड़ी देर के बाद अब पुलिस ने सारे टेप को हटाना शुरू किया। जो गले का टेप था, जब पुलिस ने उसको हटाया तो उस टेप के अंदर ही लपेट कर एक कागज़ का टुकड़ा मिला जो टेप के अंदर टेप के साथ अटैच था, और उस पर एक बच्ची का नाम लिखा हुआ था। पुलिस ने उस टेप को देखा तो उसे बड़ी हैरत हुई कि मतलब जिसने भी कत्ल किया है वो इस बच्ची की आइडेंटिटी नहीं छुपा रहा, बल्कि नाम भी लिख रहा है। अब ऐसा कौन हो सकता है? अब उस नाम को लेकर पुलिस ने शहर भर में खोज शुरू की कि ऐसी बच्ची कौन है, कहीं कोई रिपोर्ट लिखाई हो, किसी की बच्ची गायब हो। कोई फायदा नहीं, कोई सुराग नहीं मिला। इसी दौरान अब पुलिस इसकी तफ्तीश करती रही। अब वो जिस तरीके से बच्ची थी, पुलिस ने उस खास तौर पर ऐसे बहुत सारे जो चिल्ड्रन होम होते हैं उनसे भी कांटेक्ट किया, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। लेकिन अब बच्ची की लाश मिली थी। पुलिस ने कहा कि इस थेम्स नदी में शायद कुछ और, या थेम्स नदी में कुछ और सुराग मिले। अब पुलिस की टीम का सारा जोर उसी थेम्स नदी पर था। पुलिस ने बहुत सारे मछुआरे, अपने डाइवर, इन सबको लगाया और थेम्स नदी की अब एक तरह से बहुत बड़ा एक सर्च ऑपरेशन शुरू किया। जब सर्च ऑपरेशन शुरू किया तो लाशें निकलनी शुरू हो गई, कहीं आगे, कहीं पीछे, कहीं किनारे में फंसी हुई, कहीं नीचे फंसा हुआ। एक एक कर कई दिन लग गए और पुलिस को करीब 50 बच्चों की लाशें थेम्स नदी के अंदर से मिली। और ये सारे वो बच्चे थे जिनकी उम्र मुश्किल से साल भर के अंदर की थी। कुछ 6 महीने, कुछ 9 महीने, कुछ 12 महीने के करीब। और सबसे हैरत की बात थी कि हर लाश का पैकेट एक जैसा था। सभी लाश के पैकेट को टेप से बांधा गया। हर बच्चे की लाश के गर्दन पर टेप, हर बच्चे की लाश पर के नाक पर टेप, और उन टेप के अंदर उसी तरीके से हर बच्चे का नाम।
अब जब ये चीज़ें सारी पुलिस ने देखी तो लगा कि ये किसी एक का काम है और किसी सीरियल किलर का काम है। लेकिन कोई सीरियल किलर सिर्फ बच्चों को क्यों निशाना बना रहा है, वो भी इतने छोटे बच्चों को, और उन्हें मार रहा है और उनके नाम भी लिख रहा है। और इस टेप से बांधने का मतलब क्या है? जिस तरह का ये टेप था, ये मेडिकल पेशे में यूज हुआ करता था, लेकिन और कोई सुराग अता पता कुछ मिल नहीं रहा है। अब पुलिस ने कहा कि मेडिकल पेशे से जुड़ा हुआ ये टेप जो है ज़्यादातर लोग नर्स और बाकी सब नर्सिंग स्टाफ यूज़ करते हैं, तो एक एक करके तमाम टटोलना शुरू किया गया। फिर ये शुरू हुआ कि कहीं से शायद किसी चिल्ड्रन होम या कहीं और से ऐसी कोई जानकारी मिले, लेकिन कोई सुराग नहीं। इधर 50 लाशें मिल चुकी थी। 50 लाशों के बाद अब पुलिस को लगा कि ये मामला बड़ा है, थेम्स नदी बहुत बड़ी, और जिस तरीके से लाशें मिल रही थी ऐसा लग रहा था लाशों की तादाद और हो सकती है। तो बहुत दूर तक सर्च किया गया, दूर में भी कई लाशें मिली। अब सारी चीज़ें पुलिस के सामने थी, लाशों का अंबार था, बच्चों की लाशें थी। अब पुलिस के समझ नहीं आ रहा था कि ये कोई क्यों बच्चों को इस तरह से शहर में मारता फिर रहा है और उन्हें इस तरह से नदी में फेंक रहा है। पर एक चीज़ क्लियर थी, और वो ये कि ये काम किसी सीरियल किलर का था। लेकिन कौन हो सकता है? सबूत कुछ नहीं, सुराग कोई नहीं, लाशों का अंबार। इसी दौरान में ढूंढते ढूंढते, और चूंकि एक टेप मिल रहा था जो जिस तरीके से बच्चों की लाशों को उसमें लपेट कर और बांध कर और गले में टाइट करके उसको बांधा गया था, तो पुलिस को ये डाउट था कि ये किसी मेडिकल के पेशे से जुड़े हुए लोग हो सकते हैं। अब पुलिस ने पुराने केस खंगालने शुरू किए। खंगालते खंगालते अचानक पुलिस की नज़र एक केस पर पड़ी। अमेलिया डायर नाम की एक महिला जो एक ज़माने में नर्सिंग स्टाफ हुआ करती थी। तो इस केस पर नज़र इसलिए पड़ी कि अमेलिया डायर को 6 महीने की जेल हुई थी एक वक्त में, और उस जेल की वजह भी बच्चों की मौत थी। अब पुलिस को लगा कि अमेलिया डायर को ढूंढना चाहिए। पुलिस की टीम लग गई अमेलिया डायर का, लेकिन इधर कई सालों से कोई सुराग नहीं था। ढूंढते ढूंढते आखिर मुखबिर के जरिए एक एड्रेस पुलिस के हाथ लगता है कि अमेलिया डायर यहाँ मिल सकती है। अब पुलिस उस बताए हुए पते पर उस घर में दाखिल होती है। जब पुलिस घर में दाखिल होती है तो पुलिस की आंखें खुली की खुली रह जाती। अंदर सैकड़ों बच्चों के कपड़े पड़े हुए थे। बच्चों के कपड़े, वैसे ही वो जो टेप था, वो बहुत बड़ी तादाद में वहां पे टेप रखे हुए हैं, और साथ में बच्चों के अलग अलग जो वैक्सीन दिए जाते हैं उनके पेपरों के भी अंबार थे। जब बच्चा पैदा होता है अलग अलग तरह की वैक्सीन दी जाती है। तो अब एक घर में बच्चों के इतने कपड़े, वैक्सीनेशन के इतने पेपर, सेम वही टेप, ये इशारा कर रहे थे कि पुलिस सही जगह पर पहुंची है और अमेलिया डायर ही इसके पीछे हो सकती है। लेकिन अमेलिया डायर गायब थी। पुलिस ने जाल बिछाया, मुखबिरों के जरिए फिर अमेलिया डायर का सुराग मिला। अमेलिया डायर को पुलिस ने गिरफ्तार किया और उससे पूछताछ शुरू हुई। अब अमेलिया डायर कौन है और इस कहानी में उसकी एंट्री कैसे होती है? तब अमेलिया डायर ने सबसे पहले अपनी पूरी कहानी सुनाई। 1837 में अमेलिया डायर का जन्म हुआ था इंग्लैंड में। 5 भाई बहन में वो सबसे छोटी थी। माँ की मानसिक हालत थोड़ी ठीक नहीं थी, इसलिए परवरिश ठीक से नहीं हुई। लेकिन वो अपनी आंटी के घर में उसने परवरिश पाई, बड़ी हुई। जब वो 24 साल की थी तब उसकी शादी एक 59 साल के शख्स से कर दी गई, और वो उससे लगभग 3 गुना था। उस शादी से एक बच्चा पैदा हुआ। इसी दौरान शादी के बाद अमेलिया ने, चूंकि हस्बैंड उसे बहुत प्यार करता था, उससे कहा कि तुम अकेले बोर होती हो, कुछ सीखो। तो उसने नर्सिंग के कोर्स किए और नर्सिंग का काम करने लगी। लेकिन फिर एक बेटी पैदा हुई तो अब वक्त नहीं था, बेटी की भी देखभाल थी, उसने नर्सिंग का काम छोड़ दिया। अभी तक ठीक चल रहा था, पति कमा रहा था, लेकिन अचानक करीब शादी के 5 साल के बाद अमेलिया के हस्बैंड की मौत हो जाती है। वैसे भी उम्र उसकी ज़्यादा थी, लेकिन फिर भी उसकी मौत हो गई। अब मौत हो गई तो बच्ची की जिम्मेदारी आ गई अमेलिया के ऊपर, और कोई सहारा नहीं, काम करती नहीं थी। अब उसे मजबूरन ये लगा कि काम करना पड़ेगा। लेकिन फिर तभी घर वालों ने कहा और एक और शख्स से उसकी मुलाकात हुई और उसने उससे दूसरी शादी कर ली। लेकिन अमेलिया की दूसरी शादी जमी नहीं और फिर ये हस्बैंड वाइफ दोनों अलग हो गए।
कुछ वक्त के बाद अमेलिया ने तीसरी शादी की। तीसरी शादी भी जमी नहीं, लेकिन उससे पहले 2 बच्चे और पैदा हो गए। तो अमेलिया के कुल 3 बच्चे थे, पहले पति से 1 और तीसरे पति से 2। अब तीसरा पति भी है, उसके साथ बना नहीं, डिवोर्स हो गया, दोनों अलग हो गए। अब जब अलग हो गए तो अमेलिया के ऊपर अब 3 बच्चों के भरण पोषण की जिम्मेदारी आ गई। उसने कहा अब क्या करे। उसने कुछ दिन तक नर्सिंग की नौकरी फिर से ज्वाइन की और उसे लगा कि अब इससे घर जो है वो ठीक ठाक चलने लगेगा। नर्सिंग के दौरान ही उसे एक चीज पता ये चला कि उस वक्त इंग्लैंड में कल्चर था, आज भी इसको अलग नाम से पूरी दुनिया में यह है, बेबी फार्मिंग। एक फार्मिंग होती है, अलग अलग खेती बाड़ी या बहुत सारी चीजें। यहाँ बेबी फार्मिंग एक कल्चर हुआ करता था। बेबी फार्मिंग ये था कि इस दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें औलाद नहीं चाहिए, लेकिन औलाद हो गई। अब वो उसे पालना पोसना नहीं चाहते, उन्हें लगता है कि ये एक तरह का बोझ है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनकी कानूनी औलाद नहीं है, एक लड़का लड़की में प्यार हुआ, बच्चा हो गया, अब वो कैसे समाज के सामने लाए। तो उसके लिए बहुत सारी संस्थाएं थी जो बेबी फार्मिंग किया करती थी। मतलब उनका मकसद ये था कि ऐसे लोग जो अपने बच्चों को पालना नहीं चाहते हैं वो यहाँ लाकर बेबी फार्मिंग सेंटर में दे दे और बदले में वो उन्हें पैसे देंगे उसके पालन पोषण के लिए। जैसे बहुत सारे ऐसे चिल्ड्रन होम होते हैं या अपने यहाँ जैसे ओल्ड एज होम होता है, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जब माँ बाप बुजुर्ग हो जाते हैं तो उनके लिए ही बोझ लगते हैं और अपने माँ बाप को ले जाकर किसी ओल्ड एज होम में छोड़ देते हैं और वहाँ पैसे देते हैं। तो ऐसे ही ये बच्चों के लिए था बेबी फार्मिंग। अब बेबी फार्मिंग 2 तरह का था, एक टेम्पररी और एक परमानेंट। टेम्पररी मतलब ये कि किसी का बच्चा हुआ और उसे अभी लगता है कि मेरे पास बहुत सारी चीज़ें नहीं हैं, ट्रैवल करना है, हस्बैंड वाइफ दोनों काम कर रहे हैं, तो उन्होंने बेबी फार्मिंग सेंटर में ले जाकर बच्चे को दे दिया और कहा कि आप 3 महीना 6 महीना 1 साल इसको रखिए, उसके बाद हम अपने बच्चे को वापस ले जाएंगे और उसके बदले में उनके खाने पीने उनके देखभाल के लिए पैसे अच्छे खासे दिए जाते थे। तो अमेलिया को भी बेबी फार्मिंग के बारे में पता चला। उसने कहा ये ठीक है, मेरे भी 3 बच्चे हैं, बाकी बच्चे रखेंगे, उनके ज़रिए पैसे मिलेंगे उनके पेरेंट्स से, तो अपना घर भी चलेगा। अब उसने एक बेबी फार्मिंग खोल लिया। जब बेबी फार्मिंग खोला तो बहुत सारे लोग आए और अपने जो बच्चे पैदा होते वो हवाले कर देते, 2 महीना 3 महीना 4 महीना 6 महीने के बच्चे, 8 महीने के बच्चे। टेम्पररी था ये, शर्त ये थी कि 6 महीना 9 महीना 1 साल में वापस ले जाएंगे। अब अमेलिया ने उन बच्चों को बेबी फार्मिंग में पालना पोसना शुरू किया, बदले में उसे अच्छे खासे पैसे मिल रहे थे, हर बच्चे के माँ बाप दे रहे थे। शुरुआत में तो उसने सब कुछ ठीक किया, अपने 3 बच्चों के साथ बाकी बच्चों को भी पालना शुरू किया, लेकिन धीरे धीरे फिर उसके मन में लालच आ गई। उसने कहा कि ये माँ बाप तो देखने आ नहीं रहे तो उनके बच्चों को ज़रूरी थोड़ी है कि हर वक्त दूध दूँ या खाना दूँ, अच्छे कपड़े पहनाऊँ। अब उसने उन बच्चों का निवाला एक तरह से छीनना शुरू कर दिया, पैसे अपने और अपने बच्चों पर खर्च करने लगी और वो बच्चे जो उसके पास रख कर गए थे उसको उसने भूखा रखना शुरू कर दिया। खाने पीने इन सब चीज़ों से उसने पैसे बचाने शुरू किए। अब बच्चे तो बच्चे हैं, भूख लगेगी, उसने उन्हें दिया नहीं। ऐसे में कुछ बच्चे बीमार पड़े और कुछ बच्चों की मौत हो गई। ऐसे ही एक बच्चे की मौत हुई। जब मौत हुई तो उसकी फैमिली ठीक थी, वो कहीं बाहर थी, इसलिए मजबूरी में अपने बच्चे को वो दे कर गई थी। तो जब वो आई और उसने पता चला कि उसकी बच्ची की मौत हो गई, उसे कुछ डाउट हुआ, उसने पुलिस में कंप्लेंट कर दी। पुलिस में जब कंप्लेंट की और पुलिस ने जांच की तो फिर मेडिकल रिपोर्ट और ये सारी चीज़ें हैं और उसमें पता चला कि अमेलिया की लापरवाही से उस बच्ची की मौत हुई है। उसकी हालत बिल्कुल ऐसी हो गई थी उस बच्चे की कि जैसे जिसको आप लंबे वक्त तक खाना ना दो, दूध ना दो, तो फिर वो कैसा हो जाएगा। तो उस बच्ची के बाप के इस केस के बाद पुलिस ने जांच की और अमेलिया को दोषी पाया। इसके बाद गिरफ्तार कर लिया, अदालत में पेश किया, लेकिन अदालत ने उसको गिरफ्तार के बाद जेल तो भेजा, लेकिन 6 महीने बाद फिर फैसला आया कि कोई ऐसा पुख्ता सबूत नहीं है जिससे यह साबित हो सके कि अमेलिया ने जानबूझकर बच्चों को भूखा रखा है। लापरवाही हो सकती, कई सारे बच्चे एक साथ हैं, लेकिन इंटेंशनली भूखा रखकर मारना यह मामला अदालत में साबित नहीं हुआ। तो 6 महीने के बाद अदालत ने अमेलिया को रिहा कर दिया। अब अमेलिया 6 महीने के बाद रिहा हो जाती है। रिहाई के बाद वो फिर बाहर आती है। अब उसे लगता है कि पहली चीज कि ये जो बेबी फार्मिंग है
ये अगर मैं टेम्पररी वाला करूँगी तो बच्चे को कभी ना कभी तो उसके जो भी फैमिली मेम्बर्स हैं वो लेने आएंगे 6 महीने बाद या साल भर बाद। तो एक दूसरा था वहाँ पर, एक परमानेंट बेबी फार्मिंग, मतलब एक बार लाकर बेबी सेंटर में, उस बेबी फार्मिंग सेंटर में अपने बच्चे को कोई दे जाए तो इस शर्त के साथ कि अब हमें इसे कभी नहीं लेंगे वापस, आप चाहो तो इसको रखो, पालो पोसो यहाँ, और या फिर आप किसी ज़रूरतमंद को जिनकी औलाद नहीं उनको आप गोद दे दो। तो इसमें एक चीज़ सही थी अमेलिया के लिए, वो ये कि एक बार अगर उसने परमानेंट बेबी फार्मिंग के तौर पर बच्चे को लिया तो फिर दोबारा उसके पेरेंट्स कभी इधर आएंगे नहीं, ना देखेंगे कि उनके साथ क्या हुआ, और वो बता सकती है कि किसी भी ज़रूरतमंद को गोद दे दिया। और उसमें एक रूल भी होता है कि आप बताएंगे नहीं किसने गोद लिया, किसको दिया, तो उसका काम आसान हो जाएगा और उसकी फीस भी मोटी थी। अमेलिया ने कहा ये ठीक है, लेकिन अब इधर वो गिरफ्तार हो चुकी थी, एक बच्ची की मौत हुई और उसकी जिम्मेदारी उस पर आई, तो उसने कहा कि अब वो अमेलिया डायर के नाम पर तो ये काम नहीं कर सकती। इसके बाद उसने अपना नाम बदलना शुरू किया, नाम बदल बदल कर उसने उस वक्त अखबारों में ऐड दिया और उसने कहा कि हम बेबी फार्मिंग परमानेंट सेंटर चला रहे हैं। विज्ञापन से असर हुआ, बहुत सारे ऐसे लोग थे ही जो अपने बच्चों से छुटकारा पाना चाहते थे। अब वो अमेलिया के इस बेबी फार्मिंग सेंटर में अपने बच्चों को लाकर छोड़ने लगे, और एक मुश्त चूंकि छोड़ना था तो मोटी मोटी रकम फीस भी देने लगे। अब अमेलिया तो मालूम था कि उसे करना क्या, उसे मालूम था एक बार बच्चे मिल गया पलट कर कोई आएगा देखेगा नहीं। पहले वो बच्चों को भूखा रखकर मारती थी, अब उसने ऐसा सिलसिला शुरू किया कि जैसे सुबह कोई बच्चा देकर गया वो शाम को उसका गला घोट देती, वही गले में टेप लगाकर, और टेप इतना टाइट बांधती कि उसकी सांसें रुक जाती, उसके नाक पर टेप बांध देती, और उसके बाद उसी टेप के बीच में एक उसका नाम लिखती और फिर उसे एक पॉलीथिन में पैक करती, पॉलीथिन को भी टेप से लपेट देती और ले जाकर थेम्स नदी में फेंक देती। कई बार उसे लगा कि बाहर रोज़ रोज़ या हर हफ्ते इस तरह से पैकेट लेकर निकलूँ तो शक ना हो, तो वो जहाँ रहती है उसके आसपास का सुनसान इलाका था बहुत सारा, वो वहाँ किसी सुनसान जब होता शाम या रात का वक्त, वहाँ छोटा सा गड्ढा खोदती और ले जाकर उस पैकेट को उसी में दफन कर देती। उसने इस तरीके से जितने बच्चे आते गए उन सबको मारना शुरू किया और इसी तरीके से फेंकना शुरू किया। अब जब पुलिस ने उससे पूछा कि ये बताओ तुम टेप पे नाम क्यों लिखा करती थी, तो उसने कहा मैं इसलिए लिखा करती थी नाम ताकि एक तो याद रहे कि किस किस को मारा है, दूसरा कभी कोई पेरेंट्स आ जाए और पूछे बच्ची कहाँ है तो उसे ये पता हो। अच्छा वो सारे बच्चों को नहीं मारती थी, अगर सपोज उसके पास 20 है 15 है तो उनमें से 5-7, और जैसे जैसे आते जाते फिर उसमें से पुराने बच्चों को मारती, फिर नए को मारती, फिर वो मिक्स एंड मैच एक तरह से था। तो ये था कि अगर कोई आए तो उसे फिर ये पता चले कि वो इनमें से हैं या जिसने उसे मार दिया वो है, तो बाकायदा लिस्ट बनाती थी। 50 से ज़्यादा लाशें थेम्स नदी से पुलिस ने बरामद की थी। अब अमेलिया डायर से पूरी जब बातचीत हुई तब उसने बताया कि हाँ कबूल किया, और उसने कहा कि मेरे लिए मेरी अपनी ज़िंदगी के लिए, जीने के लिए, 3 बच्चों को पालने के लिए पैसे बहुत ज़रूरी थे, और इसीलिए मैंने ये काम किया क्योंकि मुझे लगा ये सबसे सेफ काम है। यहाँ वो लोग जो अपनी ही औलाद जिनके लिए बोझ हैं और जो कभी परमानेंट बेबी फार्मिंग कर रहे हैं, परमानेंट यानी कि यहाँ छोड़ कर जा रहे हैं, वो पलट कर नहीं आएंगे, तो फिर वो जिंदा है मर गया है इसकी दुनिया को फिक्र क्या। तो फिर मुझे लगा कि ऐसे बच्चों को जीने का हक नहीं है और इसलिए वह मार देती थी। पूछा गया कि आप बच्चों को गोद भी दे सकती थी, उसने कहा कुछ बच्चों को दिया लेकिन वो बड़ा लंबा प्रोसीजर था तो मैं उन चक्करों में पड़ना नहीं चाहती थी। इधर बच्चे आए, बच्चे के साथ पैसे आए और उसी वक्त मैं डिसाइड कर लेती थी कि किसको मारना है, कब मारना है। और ये बरसों चला, ये नहीं कि 1 महीना 2 महीना 3 महीने में उसने सारी चीज़ें कर ली होंगी, ये काम बरसों चला। और जब उसने ये सारे बच्चों को मारने शुरू कर दिए थे, पुलिस ने कुछ किया नहीं, कोई पेरेंट्स सामने आया नहीं, तो फिर उसका हौसला और भी बढ़ा। तो 96 में एक मछुआरे के जरिए थेम्स नदी से पहला पैकेट मिला था बच्चे का, और उसके बाद ये खुलासा हुआ, पता चला कि उसने करीब ये 80s में मारना बच्चों को शुरू किया था।
तो अगर हिसाब लगा जाए तो उसने करीब 15-16 साल तक नॉन स्टॉप बच्चों को मारा, 15-16 साल। अब जब इतना लंबा अरसा था तो पुलिस को लगा कि 50 से ज़्यादा लाशें तो हमने थेम्स नदी में खुद ही बरामद कर ली। कुछ गड्ढों में उसने बताया, यहाँ तक कि जिन जिन जगहों पे दफनाया वो जगह भी उसे पूरी तरह से याद नहीं था। कुछ उसकी निशानदेही पर बच्चों के लाश ज़रूर मिले। और थेम्स नदी में उसने कहा मैंने ज़्यादातर फेंका, और थेम्स नदी बहुत लंबी नदी और 10-15 साल पुरानी बातें। कई लाशें मछलियाँ खा गई होंगी, कहीं कहीं और चली गई होंगी, तो पूरी लाशें तो मिली नहीं। लेकिन खुद अमेलिया ने ये बताया पुलिस को कि मेरी याददाश्त के हिसाब से मैंने अब तक करीब 400 बच्चों को तो मारा ही होगा, 400 चिल्ड्रन। जब ये बात हुई और अदालत के सामने उसने एक्सेप्ट किया, तो फिर अदालत के पास भी और कोई चारा नहीं था, उसे सजाए मौत दी गई। 10 जून 1896, 10 जून 1896 को अमेलिया डायर को फांसी पर लटका दिया गया। इतिहास में कहते हैं 400 बच्चों को इस तरह से मारना, ऐसी सीरियल किलर की कोई दूसरी मिसाल नहीं है। वो भी 3 बच्चों की एक माँ, न मालूम कितने लोगों को मारा। और इनमें से बहुत सारे लोग जिन्होंने बेबी फार्मिंग में अपने बच्चों को छोड़ा था, जब अखबारों के ज़रिए, मीडिया के ज़रिए उन तक ये बात पहुंची कि 400 चिल्ड्रन जिन्हें मारा गया, तब उन्हें पहली बार खुद उन लोगों को भी अफसोस हुआ कि उन्होंने क्यों अपने उन बच्चों को खुद से जुदा किया था, क्यों परमानेंट उसकी बेबी फार्मिंग सेंटर में दिया था। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तो इसीलिए इस जुर्म की सज़ा, हालांकि कायदे से देखें तो मौत भी शायद कम सज़ा थी, लेकिन इससे ज़्यादा कानून दे नहीं सकता था, तो फांसी की सज़ा अमेलिया को दी गई। कहानी में फ़िलहाल इतना ही, लेकिन कहानी ख़त्म करूँ उससे पहले आज अनुष्का गुप्ता, इनका जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे अनुष्का। और शक्ति ने भेजा है। इसके अलावा संदीप एच चौहान, इनका भी बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे संदीप। साथ ही रॉकी का भी बर्थडे, तो हैप्पी बर्थडे रॉकी। और जगेश्वर ने भेजा है उड़ीसा से। इसके अलावा प्रिया सिन्हा, इनका भी जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे प्रिया जी। और ये ओशी राज ने भेजा है, बल्कि इनका कल था, तो बिलेटेड हैप्पी बर्थडे, उनकी बेटियां हैं ये प्रिया सिन्हा जी की। इसके अलावा महाकाल, इनका जन्मदिन है, सरोज ने भेजा है, मैं शायद नाम में कुछ अगर गलत हो तो। इस साथ ही आज तौफीक शेख, थैंक यू सो मच आपके इस मेल के लिए। मनोज लुखार, लंबे टाइम के बाद आपने मेल किया, थैंक यू। उम्मीद आप ठीक होंगे मनोज भाई, और अंडरवर्ल्ड की कहानी जल्दी सुनाता हूँ आपको। साथ ही फराज रजा, थैंक यू सो मच आपका भी। इसके अलावा देवव्रत बैनर्जी, आपकी कहानी जल्दी सुनाऊंगा मैं। सुहेल फाजिल, थैंक यू आपका भी। इसके अलावा पीयूष हसवानी, एक कहानी की इन्होंने फरमाइश की है। विवेक हरवानी, और इन्होंने भी एक कहानी की फरमाइश की है। रोहित राज, इन्होंने भी एक कहानी की फरमाइश की है। साथ ही मंगेश चौरसिया, इन्होंने भी एक कहानी की फरमाइश की। आप सभी की कहानी बारी बारी से ज़रूर